हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि जानते हैं कि हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन जो है साइंस का बेहतरीन टॉपिक को कवर करते हैं और उनके साथ जो अगले दिन होता है उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में जो है आज मैंने जो है साइंस का इन टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें बल आघूर्ण होगा, सरल मशीन इससे क्वेश्चन पूछता है, प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टल मोशन जो है इससे, घर्षण और घर्षण बल, न्यूटन की गति का नियम और जड़त्व और संवेग और भार। तो ये सभी टॉपिक को फिजिक्स में आज कवर करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैंने जो है एक सिस्टमेटिक क्रम में जो क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चन को यहाँ पे आप सभी के साथ बताते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपके सामने जो टॉपिक है बल, आवेग, बल, आघूर्ण, तो इनसे सारे क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में जो है आपको ये सारी चीज़ यहाँ तक बता दिए थे, यहाँ तक। तो आज भी देख लेते हैं और उसके बाद आगे तक भी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो देखिए है कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्य करता है तो बल और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं। तो साथियों, उसे आवेग कहते हैं। आवेग जो इम्पल्स बराबर फार्मूला होता है साथियों, बल यानी कि F और T होता है। तो इसका जो है क्या मात्रक क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। तो इसीलिए आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, तो इसको ध्यान रखना। अगला है कि बल एक प्रकार का क्या है, तो दबाव या खिंचाव को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो साथियों ये न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, इसको हम याद रखेंगे। और बल का जो सीजीएस यूनिट है ये डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। क्वेश्चन पूछता है कि एक न्यूटन में जो है कितने डाइन के बराबर होता है। तो यहाँ याद रखेंगे कि एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। क्वेश्चन है कि बल की बीमा क्या होती है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। तो बल की बीमा को याद करेंगे, ML_T-2। क्या होता है, ML_T-2, ये बल की बीमा है। क्वेश्चन है कि बल का गुणनफल होता है, तो बल जो F बराबर फार्मूला होता है M और A होता है, यानी कि मास और जो है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का गुणनफल होता है। तो मात्रा और त्वरण का गुणनफल होता है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। मात्रा का मतलब द्रव्यमान ही होता है। अगला है कि वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम कौन सा बल कहते हैं। तो जो केंद्र की ओर बल लगता है उसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। और अभिकेंद्री बल के उदाहरण पूछता है, तो पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रहों की गति कैसी है, तो एक अभिकेंद्री बल है। क्वेश्चन है कि अभिकेंद्री बल की दिशा होती है, तो अभिकेंद्री बल जो है ये इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। कैसी होती है, केंद्र की ओर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र की ओर को हम यहाँ पे ध्यान रखेगा। अगला है कि वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो साथियों उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे ये वृत्तीय मार्ग है तो इससे जो बाहर फोर्स लगता है तो उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कपड़ा सुखाने वाला मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, तो ये अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कपड़ा सुखाने वाला मशीन और दूध से जो मक्खन निकालने वाली मशीन है ये आपको अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पे कार्य करती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्कस में मौत का कुआं का खेल उदाहरण है, तो ये किस बल का, तो ये एक अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। किसका, अभिकेंद्री बल का। क्वेश्चन है कि बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया क्या कहलाती है, जिससे हम बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टॉर्क से सूचित किया जाता है और टॉर्क बराबर FD होता है, यानी कि बल और जो यहाँ से जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पे जो बल लगता है और कितना दूर से बल लगाते हैं, इसके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, तो टॉर्क कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो नॉट बोल्ट को अगर
जो सलाई रिंच से खोलते हैं वो क्या है, सलाई रिंच यहाँ पे हम पकड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया और यहाँ पे फोर्स लगता है, तो इसी का गुणनफल होता है बल आघूर्ण। तो F और D यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। और ये कैसी राशि है, तो यहाँ पे दिशा भी है और एक परिणाम भी लगता है, तो यह सदिश राशि हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बल आघूर्ण न्यूटन मीटर होता है और इसकी बीमा निकालिएगा तो ML_T-2 होता है, ML/T-2 होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है कि जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण के गुणनफल होता है, तो उसे हम बल आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना। अगला है कि सरल मशीन क्या होता है, तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य को हम आसानी से कर पाते हैं। जैसे इस सरल मशीन का उदाहरण कौन कौन सा है, तो उत्तोलक है, घिरनी है यानी कि आगे देखेंगे, पिलास है, कैंची है, स्टेपलेजर है, उसके बाद चिमटा है, ये सब क्या है, तो एक सरल मशीन है। इसमें पूछता है कि प्राथमिक जो है कौन प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक है, कौन द्वितीयक श्रेणी का है, तो वो सब यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए है कि सरल मशीन कार्य करता है, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही सरल मशीन कार्य करता है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि सरल मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन है कि सरल मशीन का उदाहरण, तो ये उत्तोलक होगा, घिरनी, ये सब सरल मशीन है। अगला है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है, तो प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है जैसे कैंची होगा, पिलास होगा, जो हैंड पंप है, झूला है, कील उखाड़ने की मशीन, तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है तो वो है सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन। तो ये सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि सरौता किस श्रेणी में आता है, तो इस सब को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए है कि तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक कौन है, तो स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल और बेलचा, ये तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक है। अगला है कि उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार एवं भार को उठाने में लगाए गए आयास या बल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसे यांत्रिक लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उसे यांत्रिक लाभ कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए प्रक्षेप गति। तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे इसको देखेंगे। तो है कि जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल पर प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति क्या कहलाती है, तो यह गति साथियों प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई पिंड को जो इस तरह से हम फेंकते हैं, यही है प्रोजेक्टल मोशन। क्या है, तो यही है प्रोजेक्टल मोशन है। जैसे इसकी उदाहरण की बात करें तो धनुष से बाण, तो धनुष से बाण जैसे इस तरह से आप लोग धनुष देखे होंगे और इस तरह से ये मारा जाता है, तो यही क्या है, एक प्रोजेक्टल मोशन है। तोप से छूटा गया गोला, तो ये सब प्रोजेक्टल मोशन का उदाहरण है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए अगला देखते हैं कि इसका पथ कैसा होता है, तो साथियों ये परवलयाकार होता है। कैसा होता है, प्रोजेक्टल पथ जो है ये परवल के आकार का होता है। अगला देखिए परिक्षेप पथ को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए परिक्षेपित किया जाना चाहिए, तो कितने डिग्री कोण से, तो ये 45 डिग्री के कोण से अगर इसको फेंकिएगा कोई चीज़ को तो वो कितना अधिकतम दूरी तक जाएगा। परिक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब परिक्षेप का कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री। तो इसकी ऊंचाई के लिए अगर 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो ये अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दोनों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना। इसमें है कि परिक्षेप पथ परवलयाकार होता है, अधिकतम दूरी फेंकने के लिए 90 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, और अधिकतम ऊंचाई पर फेंकने के लिए हमें कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इस सभी को याद रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन देखिए है कि घर्षण और घर्षण बल। तो घर्षण बल है क्या, तो साथियों घर्षण बल है कि वह बल जो वस्तु के संपर्क में तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है, तो ये घर्षण बल कहलाता है। और इसी घर्षण बल के कारण हम लोग जो है पृथ्वी पर चल पाते हैं। कोई भी चीज़ अगर पृथ्वी पर चल पाते हैं या लिख पाते हैं तो ये किसके कारण, घर्षण बल के कारण ही हम वो सब काम कर पाते हैं। तो आगे देखिए इसमें क्वेश्चन है कि मशीन में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्नेहक या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका, स्नेहक या
ग्रेफाइट का। क्वेश्चन है कि किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? तो कोई जो सरकती हुई वस्तु है तो उस पे जो घर्षण बल लगता है तो साथियों उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। और किसी लुढ़कती हुई वस्तु की सतह पर लगने वाला जो घर्षण बल है उसे लौटनिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लौटनिक घर्षण कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे हम एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ रखा हुआ है, इसको अगर हम यहाँ से बल लगा करके यानी कि ठेलने का प्रयास करेंगे, ये भी एक विरोध करेगा। तो इस जो स्थिति के कारण जो है घर्षण बल लगता है, तो इसीलिए हम इसे एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना साथी। अगला है कि किस घर्षण बल का मान जो है सबसे अधिक होता है? तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एस्थेटिक घर्षण बल का मान जो है सबसे अधिक होता है और लौटनिक घर्षण बल का मान जो है सबसे कम होता है। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है, किसके कारण? तो वायु के घर्षण के कारण। किसके कारण? वायु के घर्षण के कारण। तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जो ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है, तो ये किसके कारण? तो साथियों यह घर्षण बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड और हम कागज पर लिख पाते हैं। अगला है कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि घर्षण को कम करने के लिए। जैसे घर्षण को कम किया जाएगा तो वो तेजी से चलेगा। जिससे आप लोग देखेंगे कि बॉल बेरिंग में जो है किसका हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं, किसके लिए? तो जो है घर्षण को कम करने के लिए। आइए आगे देखते हैं। ये न्यूटन की गति की और जड़त्व का नियम। तो क्वेश्चन है कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये न्यूटन है और इन्हीं प्रिंसिपिया पुस्तक में सन 1687 ईस्वी में न्यूटन ने गति का नियम प्रतिपादित किया था और गति के 3 नियम दिए थे। तो उसी गति के 3 नियम में पहला नियम है साथियों, कोई वस्तु गतिमान या स्थिर अवस्था तब तक बनाए रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ये सीधी सी मतलब है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो वो हमेशा गतिशील ही रहेगी, तब तक वो अपन यानी कि ऐसी स्थिति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यही न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूटन गति को प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? जिसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं, क्योंकि ये नियम जो है जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो साथियों गैलीलियो ने दिया था। तो इसको ध्यान रखना। आगे देखिए क्वेश्चन है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? तो साथियों गैलीलियो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है कि बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है, तो इसके क्या कारण है? तो जैसे बस रुका हुआ है तो यात्री जो है पीछे की ओर चलता है, तो ये विराम जड़त्व के कारण, क्योंकि वस्तु जो है विराम अवस्था में ही रहना पसंद करती है। अगला है कि बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर चलते हैं, यानी कि आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है गति जड़त्व। क्या है? गति जड़त्व है। क्वेश्चन है कि डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है, तो इसका क्या कारण है? तो विराम जड़त्व है। तो इसको याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि वस्तु के जड़त्व मापन की यूनिट क्या है? तो जड़त्व के लिए द्रव्यमान का हम यूनिट प्रयोग करते हैं। अगला है कि बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। क्वेश्चन है कि न्यूटन के द्वितीय गति का नियम के अनुसार होता है, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दल जो है वस्तु पर लगने वाले बल का समानुपाती होता है, यानी कि F बराबर जो है ma फॉर्मूला जो मिलता है ये कहाँ से? तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से। तो क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन के गति का जो बल का व्यंजक है यानी कि F बराबर ma, तो ये किससे प्राप्त होता है? तो न्यूटन गति के द्वितीय नियम से ये प्राप्त होता है। क्वेश्चन है कि न्यूटन गति का तृतीय नियम के अनुसार होता है, तो ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसको ध्यान रखेंगे। जैसे पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो ये प्रतिक्रिया है और ये किस गति के कारण होता है? तो न्यूटन गति का थर्ड नियम के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गति का प्रथम समीकरण होता है। क्वेश्चन पूछता है गति का पहला समीकरण तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण याद रखेंगे साथियों, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as होता है। क्या होता है? 2as होता है। तो ये गति का तीसरा समीकरण है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, संवेग भार ये टॉपिक है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? तो उसे साथियों संवेग कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि संवेग का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान यानी कि मात्रक, संवेग बराबर फार्मूला p बराबर होता है m और वेग भी होता है। तो इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम हो जाएगा, वेग के लिए मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसीलिए इसका बीमा जो है क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान के लिए m होगा, मीटर के लिए l होगा और सेकेंड के लिए यानी कि t-1 होगा। तो आंसर हो जाएगा इसकी बीमा mL-t-1 होगा। तो साथ ही इसको ध्यान रखेंगे। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि किसी कणों के समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग जो है नियत रहता है। यानी कि टक्कर के बाद का कुल संवेग और टक्कर से पहले का कुल संवेग जो है ये दोनों बराबर होता है। यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इसको साथ ही ध्यान रखेंगे। अगला देखिए है कि रॉकेट गति उड़ान कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसको याद रखना है। अगला है कि क्रायोजेनिक इंजन में प्रयुक्त होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन में हम रॉकेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो साथियों ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है और रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो इसको दोनों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे हम क्या कहते हैं? तो साथियों भार कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि भार का मात्रक क्या है? तो साथियों भार का मात्रक न्यूटन होता है। यानी कि भार भी एक प्रकार का क्या है? तो बल है। ध्यान रखेंगे, भार जो है एक प्रकार का बल है। क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है तो वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। किसके? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्वेश्चन है कि वस्तु का भार कम होता है तो वस्तु का भार जो है विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा। अगर हम वस्तु की सर्वाधिक भार देखना है तो वो ध्रुव पर मिलेगा। और वस्तु का भार 0 कहाँ होता है? तो सेंटर में वस्तु का भार 0 होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? तो 1/6। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 600 kg का है तो वो चंद्रमा पर इसका 1/6 यानी कि 100 kg हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला है कि पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है। तो पानी पर तैरती हुई वस्तु का जो आभासी भार होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन है कि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान अगर 81 है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? 1 होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो 1/81 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये आपके सामने लगभग 100 क्वेश्चन था जो कि इन टॉपिक से था। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे जो अगला वीडियो होगा इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक आप लोग जो है ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो साथियों थैंक यू, जय हिंद।